हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग सभी को। एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी की आज की क्लास में अपन इंस्ट्रूमेंटल न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। बहुत ही इजी न्यूमेरिकल्स होते हैं। इनके जो फॉर्मूलेज हैं कल अपन ने डिस्कस कर चुके हैं। क्या क्या डाटाज हैं, क्या क्या यूज किए जाते हैं, कौन सी वैल्यू अपन एक मिस कर देते हैं वो अपने से पूछ लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का क्वेश्चन है कैलकुलेट द एनएमआर फ्रीक्वेंसी। मेगा हर्ट्ज में अपने को कैलकुलेट करनी है, फ्रीक्वेंसी न्यू अपने को निकालना है। ओके। ऑफ ए प्रोटॉन मैग्नेटिक फील्ड, इस पे मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रखा है ये टेस्ला 1.4092 टेस्ला। और अपने को गिवन है जी एन एंड म्यू एन। जी एन मैंने आपको बोला था जी वैल्यू ही जी एन होती है, और म्यू वैल्यू ही म्यू एन को अपन म्यू वैल्यू भी बोल सकते हैं। देखिए जी अपना जी फैक्टर होता है, न्यूक्लियर जी फैक्टर, और म्यू होता है अपना बोर मैग्नेटॉन होता है। दोनों के डाटा अपने को दे रखे हैं। फॉर्मूला अपन जानते हैं, सॉल्यूशन करते हैं इसका। फॉर्मूला अपन जानते हैं न्यू इज इक्वल टू अपना जी बी एच नॉट अपॉन एच, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है। डेल्टा इज इक्वल टू, अपन ने कल पढ़ा था, इसका डिस्कस किया था, डेल्टा इज इक्वल टू एच न्यू, यहाँ से अपना आता है। या फिर इसको अपन बोल सकते हैं जी बी, इसको अपन क्या बोलते हैं, जी बी एच नॉट। ओके। तो यहाँ से न्यू की फ्रीक्वेंसी अपन निकालते हैं, तो न्यू इज इक्वल टू अपने को ये फॉर्मूला मिलता है। क्लियर है डाटा आज? हाँ जी। देखिए तो पहले की बातें डिस्कस नहीं करूंगा मैं। चलिए, अपने को क्या क्या वैल्यू दे रखी है। देखिए जी एन अपना क्या होता है, जी होता है, कल भी अपने डिस्कस किया। म्यू एन ही अपना म्यू होता है। कर सकते हैं अपन इजीली इसको। अब देखिए जो अपने को फॉर्मूला दे रखा है, अपने को क्या क्या डाटा जिसमें गिवन है उनको अपन एक तरफ लिख लेते हैं। ठीक है। तो इसको मैं, अगर मैं ऐसे इस न्यूमेरिकल से हिसाब से अगर मैं देखूं, तो अपना क्या फॉर्मूला बन जाता है, जी एन, जी को जी एन लिख रहा हूं मैं। ओके। उसके बाद में म्यू एन, जीबी को अपन क्या बोलते हैं, जीबी को अपन क्या बोलते हैं, जी एन म्यू एन एच नॉट अपॉन एच। फॉर्मूला अपने डिस्कस किया पहले ही। ठीक है। तो यहाँ पे जो वैल्यू अपने को दे रखी है ये अपना 5.585 होता है, यूनिट लेस होता है, कल भी अपन ने देखा था। एंड म्यू एन की वैल्यू, म्यू की वैल्यू अपनी 5.05 इंटू इंटू 10⁻⁻27। यूनिट्स आप लिखते रहना, जूल पर टेस्ला। और एच नोट अपने को दे रखा है कितना, ये अपने को दे रखा है 1.4092 टेस्ला, डिवाइड बाई एच प्लांक कांस्टेंट होता है जिसकी वैल्यू होती है 6.6 10⁻⁻34 जूल सेकंड। ओके। तो देखिए जो डाटा यहाँ पे कट सकते हैं उसको अपन काट देंगे। टेस्ला से टेस्ला गया अपना, जूल से जूल, जूल चला गया। फ्रीक्वेंसी की जो यूनिट्स आएगी, जो भी डाटा आ जाएंगे, इसको आप कैलकुलेशन करना, और वो अपना आ जाएगा सेकंड इनवर्स। ठीक है। सेकंड इनवर्स में भी अपन बोल सकते हैं, या फिर सेकंड इनवर्स को ही अपन क्या बोलते हैं, हर्ट्ज बोलते हैं। तो अपना जो भी डाटा आ जाए, जैसे मान लीजिए यहाँ पे अपना डाटा जा रहा है एक्स हर्ट्ज, इसका आंसर कितना आ रहा है एक्स हर्ट्ज, इसको आप मेगा हर्ट्ज में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, इसको अगर मैं एक्स इंटू 10⁻6 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेगा हर्ट्ज में आ जाएगा। सेकंड इनवर्स को ही हर्ट्ज बोलते हैं अपन। ओके। और ये वैल्यू मान लीजिए अपनी एक्स आ रही है, यहाँ पे एक्स लिख लिया, इसको अपन 10⁻6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मेगा हर्ट्ज में अपना डाटा आ जाएगा। जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी है ऐसे न्यूमेरिकल्स के लिए। ठीक है। चलिए तो चले आगे। हाँ जी, देखिए नेक्स्ट है अपना कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ रिक्वायर्ड टू ऑब्जर्व द एनएमआर फ्रीक्वेंसी फॉर, यहाँ पे जो दे रखा है अपने को न्यूक्लियाई, वो फ्लोरीन 19 न्यूक्लियाई दे रखा है एट 60 मेगा हर्ट्ज। एट 60 मेगा हर्ट्ज पे अपने को मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ अपने को निकालनी है। गिवन डाटा दे रखे हैं, दोनों डाटा गिवन है। फॉर्मूला अपन यूज करते हैं जनरली इसमें। देखिए फॉर्मूला एच नॉट अपन जानते हैं, एच नॉट इज इक्वल टू एच न्यू अपॉन जी बीटा। ओके है। और जी बीटा को अपन क्या लिख सकते हैं,
जी बीटा को अपन लिख सकते हैं जी एन म्यू एन, ये अपन लिख सकते हैं। ओके, और अपने को ये अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड अपने को निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ अपने को निकालनी है। तो डाटाज लिख देंगे अपन, एच की जगह अपन लिख देंगे 6.6 10 की पावर -34 जूल सेकेंड। ओके, म्यू फ्रीक्वेंसी अपने को दे रखी है, कितनी है अपनी म्यू फ्रीक्वेंसी अपने को दे रखी है 60 मेगाहर्ट्ज। ठीक है, तो इसको आप हर्ट्ज में चेंज कर ले। ओके, तो ये अपना हो जाएगा 60 इंटू 10 की पावर 6 हर्ट्ज लिख दूं या फिर सेकंड इनवर्स लिख दूं, एक ही बात है मेरे लिए। डिवाइड बाई जीएन की वैल्यू अपने को दे रखी है 5.257 और इंटू म्यू एन की वैल्यू अपने को दे रखी है 5.05 इंटू 10 की पावर 27 जूल पर टेस्ला। ओके, जो डाटाज कट रहे हैं उनको अपन काट देंगे, यहाँ पे जूल से जूल कैंसिल हो जाएगा। ओके, सेकंड से सेकंड ये कैंसिल हो गया, टेस्ला है ऊपर की तरफ चला जाएगा, तो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड अपने को निकल जाएगा जिसकी यूनिट किस में होगी, टेस्ला में होगी। मान लीजिए एक्स है, आप कैलकुलेट करना, इतना काम अब आपका रह जाता है। चलिए आगे चले, क्वेश्चन नंबर थर्ड। देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपको दे रखा है एट ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी कितनी दे रखी है 40.60। ठीक है, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड मान लो, द फील्ड स्ट्रेंथ इज 1.0 टेस्ला। आपको क्या दे रखा है, फील्ड स्ट्रेंथ भी अपने को दे रखी है 1.0 टेस्ला। कैलकुलेट मैग्नेटो गायरिक रेशियो गामा अपने को निकालना है। ओके, तो फॉर्मूला अपन जानते हैं म्यू इक्वल टू गामा एच नॉट अपॉन 2 पाई। ओके है, गामा इज इक्वल टू ये अपना हो जाएगा म्यू इंटू 2 पाई अपॉन एच नॉट, ये अपन डाटाज लिख देंगे। म्यू फ्रीक्वेंसी कितनी है अपनी, म्यू फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कितनी है 60.06, ये अपने को दे रखी है ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी। अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड कितना दे रखा है अपने को, 1 दे रखा है 1.0 टेस्ला, इसकी वैल्यू दे रखी है मेगा हर्ट्ज में। ठीक है, तो इसको मैं हर्ट्ज में कन्वर्ट कर लूं या फिर सेकंड इनवर्स में कन्वर्ट कर, 2 पाई ये अपने लिए कांस्टेंट है, तो 2 इंटू 3.14 इसकी वैल्यू होती है। काटने वाली चीज को अपन काट देंगे, देखिए कुछ भी नहीं कट रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो अपना मैग्नेटोगायरेटिक रेशियो है उसकी यूनिट्स की भी अपन ने चर्चा की थी। क्या यूनिट्स होती है, उसकी यूनिट्स होती है सेकंड इनवर्स टेस्ला इनवर्स, ये होती है अपनी। तो देखिए ऊपर चला जाएगा टेस्ला, इनवर्स हो जाएगा। सारे डाटाज को आप क्लियर कर देना और इसकी यूनिट आ जाएगी सेकंड इनवर्स टेस्ला इनवर्स। ये डाटाज है आप कैलकुलेशन से निकाल सकते हैं। क्लियर है बात यहाँ तक। नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स की बात करें। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 4 है अपना, क्या क्या गिवन है अपने को। जो न्यूक्लियाई यूज कर रखा है वो फॉस्फोरस 31 का न्यूक्लियाई यूज कर रखा है। मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ, इसका मैग्नेटिक मोमेंट आपको दे रखा है 1.3 न्यूक्लियर मैग्नेटॉन। कैलकुलेट द मैग्नेटोगायरेटिक रेशियो एंड न्यूक्लियर जी वैल्यू। अपने को दो डाटाज यहाँ पे निकालने हैं, म्यू एन की वैल्यू अपने को गिवन है। ओके है, तो देखिए इस तरह का क्वेश्चन अपन एक रिलेशनशिप पढ़ के आए, म्यू इज इक्वल टू जी बी आई, ये होता है अपना। तो मैग्नेटोगायरिक रेशियो जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अपना, जी इज इक्वल टू ये हो जाएगा म्यू अपॉन बी आई। ठीक है, प्रोटॉन आई की वैल्यू अपन जानते हैं एच एफ सी पी, एच एफ सी पी के लिए आई की वैल्यू होती है हाफ होती है, इन चारों के लिए हाफ होती है। ओके, तो आई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, हाफ अपन रखेंगे। तो देखिए यहाँ से अपन देखेंगे कि म्यू की वैल्यू कितनी है 5.5, म्यू की वैल्यू अपने को दे रखी है, देखिए यहाँ पे जूल पर टेस्ला, जूल पर टेस्ला। ओके, म्यू एन की वैल्यू अपने को दे रखी है। ठीक है, और म्यू अपना जो न्यूक्लियर मैग्नेटॉन है ये वैल्यू अपने को दे रखी है यहाँ पे, ये लीजिए। तो ये हो जाएगा
1.13 न्यूक्लियर मैग्नेटॉन दे रखा है, तो इसकी यूनिट क्या है, बीटा है। ठीक है, अपॉन ये बीटा अपने पास है इंटू 1/2। तो यहाँ से मैग्नेटोगायरेटिक रेशियो कितना आ जाएगा, 1.13 को अपन 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये अपना जाएगा 2.26। 2.26 जी की वैल्यू अपने पास आ जाएगी। ठीक है, क्या गिवन था अपने को, देखिए म्यू की वैल्यू अपने को गिवन थी और म्यू एन की वैल्यू अपने को भी गिवन थी। ठीक है, म्यू एन अपन यहाँ पे यूनिट के साथ रख देंगे, तो ही अपना क्या आ जाएगा 1.13। ठीक है, ओके, चलिए चलते हैं आगे। नेक्स्ट अपन बात देखेंगे यहाँ पे कि मैग्नेटोगायरेटिक रेशियो अपन ने निकाला। दूसरी अपन बात देखेंगे न्यूक्लियर जी वैल्यू की अपन कहाँ से कैलकुलेशन करेंगे। तो एक रिलेशनशिप अपन और जानते हैं, देखिए इसी में अगर मैं ऐड करूं म्यू इज इक्वल टू जी बी आई, ओके है। और जीबी को अपन क्या बोलते हैं, जीबी को अपन बोलते हैं गामा एच क्रॉस आई। तो गामा यहां से अपन निकालेंगे, गामा यहां से अपन निकालेंगे, जी वैल्यू अपन ने निकाल दी है पहले ही, और मैग्नेटोगायरेटिक रेशियो ये अपन निकालेंगे गामा की वैल्यू, तो ये अपनी हो जाएगी म्यू अपॉन एच क्रॉस आई। ठीक है, म्यू म्यू अपना कितना हो जाएगा 1.13 बीटा अपॉन एच क्रॉस को अपन बोल देंगे एच अपॉन 2 पाई इंटू 1/2, ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे अपन 1.13 बीटा हो जाएगा इंटू ये 4 पाई ऊपर चला जाएगा अपॉन एच आ जाएगा। ठीक है, अब अपन ये सारी चीजें जानते हैं, 4 पाई की वैल्यू होती है 4 इंटू 3.14। ठीक है, 3.14 होती है, लिख देंगे यहाँ पे अपन 1.13। और बीटा, बीटा देखिए यहाँ पे अपना क्या है 5.05 इंटू 10⁻⁻27 जूल पर सेकेंड। देखिए इसको अपन किस तरह से पहचानेंगे, देखिए जूल पर सेकंड कल की क्लास की तरफ मैं अगर आपको ले जाऊं, ठीक है, तो देखिए कल की क्लास अपनी जहां पे भी अपन बीटा की बात करेंगे, ये लीजिए बीटा एन, या फिर अपन इसको क्या बोल रहे हैं म्यू एन बोल रहे हैं। ठीक है, बीटा एन या फिर इसको म्यू एन बोल रहे हैं, और ये अपना क्या है जूल पर टेस्ला है, जूल पर टेस्ला है। ओके, तो देखिए यहाँ पे भी जो यूनिट्स अपने को दे रखी है वो क्या है जूल पर टेस्ला दे रखी है, मतलब जो बीटा है वही यहाँ पे क्या अपना म्यू एन है। ठीक है, क्लियर है बात यहाँ तक, चलिए कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। बीटा को अपन क्या बोलते हैं म्यू एन भी बोलते हैं, क्लियर है बात। चलिए हाँ जी, तो अपना क्वेश्चन ये था, तो देखिए 1.13 इंटू बीटा की वैल्यू अपन ये रख देंगे 5.05 इंटू 10⁻⁻27 जूल पर टेस्ला इंटू 4 पाई की वैल्यू 4 इंटू 3.14, एच की वैल्यू अपन रख देंगे 6.6 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। ओके है, तो जूल से जूल कट जाएगा अपना, और इसकी यूनिट क्या आ जाएगी टेस्ला इनवर्स और सेकंड इनवर्स। ठीक है, मैग्नेटोगायरेटिक रेशियो की यूनिट्स अपने को मिल जाएगी। तो इस तरह से अपने को दो डाटाज यहाँ पे अपन ने सॉल्व किया है, ध्यान रखना इस चीज को अपन ने किस तरह से किया। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, हाँ जी देखिए बहुत ही सिंपल न्यूमेरिकल है, यहाँ पे अपने को जी फैक्टर निकालना है, प्रोटॉन आपको दे रखा है कार्बन का, और मैग्नेटिक मोमेंट अपने को दे रखा है 2.6273 म्यू एन अपने को दे रखा है। ठीक है, चलते हैं आगे। चलिए फॉर्मूला अपना है म्यू इज इक्वल टू जी बी आई। ओके, अपने को निकालना है जी, जी इज इक्वल टू हो जाएगा म्यू अपॉन बी आई, और म्यू की वैल्यू अपने को कितनी दे रखी है, ये दे रखी है अपने को, इसको मैं किस तरह से लिख सकता हूँ, और 2.6 बीटा, क्या इसको मैं ये लिख सकता हूँ म्यू एन को ही अपन बीटा बोलते हैं। ओके, तो ये अपना हो जाएगा 2.6273 बीटा
और ये भी हो जाएगा बीटा। आई की वैल्यू अपन रखेंगे, प्रोटॉन अपने को कौन सा दे रखा है, कार्बन का नहीं है, फ्लोरीन का है, ठीक है। कार्बन का तो 13 होता है, फ्लोरीन, तो इसके लिए आई की वैल्यू कितनी होती है, हाफ होती है। तो ये लीजिए, बीटा से बीटा कैंसिल, 2 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर अपना आ जाएगा 4 पॉइंट, चलिए ये आ जाएगा 5.23, ठीक है। 23 24 जो भी है अपना आंसर ये रहेगा। चलते हैं आगे। डाटाज को अच्छी तरह से समझना आपको, और कुछ भी नहीं करना। देखिए, अब अपने पास एक न्यूमेरिकल्स है, बहुत ही अच्छा न्यूमेरिकल्स है, 2015 में सीएसआर ने पूछा था ये न्यूमेरिकल, ठीक है। चलिए, आपको दे रखा है इसमें μ1H, सॉरी, ये आपको दे रखा है गामा 1H, ठीक है। मैग्नेटोगायरेटिक रेशियो आपको दे रखा है, इसकी यूनिट्स है। आपको निकालना क्या है, आपको मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है 12.6 टेस्ला, और आपको निकालने की है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। म्यू की वैल्यू अपने को फिर से निकालनी है, तो ये फॉर्मूला अपन यूज कर देंगे, गामा H0/2 पाई। गामा की वैल्यू रख देंगे अपन 2.7 10 की पावर -8, एच क्रॉस अपना H0 अपना कितना है, ये हो जाएगा टेस्ला। इसकी यूनिट क्या है, इसकी यूनिट है टेस्ला इनवर्स सेकंड इनवर्स, और 2 पाई की यूनिट 2 इंटू 3.14। ओके, चलिए देखिए 3.14, इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो अपने लिए आ जाता है 6.2, ठीक है, 6.28 आ जाता है। और ये वैल्यू जस्ट इसकी डबल है, मतलब ये अपन अगर काटें तो ये 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये चीज अपने को देखनी है, टेस्ला से टेस्ला कट जाएगा, अपने पास कितना आ जाएगा 5.4, 5.4 आ जाएगा अपना, ओके, इंटू 10 की पावर -8, ये आ जाएगा सेकेंड इनवर्स में। आपको हर्ट्ज में डाटा दे रखा है तो ये करेंगे अपन, और अगर आपको मेगा हर्ट्ज में आपको दे रखा है तो इसको मैं क्या कर दूंगा, इसको 5.4 इंटू 10 की पावर 8 को 10 की पावर 6 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, मेगा हर्ट्ज आ जाएगा। ये इसका आंसर कुल मिला के आ जाएगा 540 मेगा हर्ट्ज। ओके, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है अपना, ये भी सीएसआर ने क्वेश्चन पूछा हुआ है। देखिए, अब ये क्वेश्चन अपने को कौन सी रिलेशनशिप पे ले जाएगा, कौन सी रिलेशनशिप पे ले जाएगा, जरा इसको अपन देखते हैं। देखिए, कल की क्लास में एक रिलेशनशिप अपन ने देखी थी, हाँ जी, ये अपनी दो टाइप की रिलेशनशिप अपन ने पढ़ रखी है। देखिए, एक तो अपन ने ये संबंध पढ़ रखा है, और दूसरा अपन ने ये संबंध पढ़ रखा है। आपको ये देखना है कि कौन से डाटाज दे रखे हैं। आपको 3 डाटाज देंगे, एक डाटाज पूछ लेंगे, ठीक है। आपको कांस्टेंट दे रखा है नहीं दे रखा है उससे कोई मीनिंग्स नहीं है मेरा यहाँ पे, ठीक है। अपन ने देखिए यहाँ पे कांस्टेंट लगाया है, एचओ कांस्टेंट, और गामा इसका म्यू इसका कांस्टेंट है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है। तो अगर कांस्टेंट नहीं भी दे रखा हो तो भी देखिए अपन इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे, ये अपने को पता होना चाहिए। म्यू एच म्यू सी गामा एच गामा सी, और जी एच जी सी गामा एच गामा सी, ठीक है। और जिसमें म्यू एच नहीं है, जिसमें म्यू एच नहीं है वो क्या अपना, ये हो जाएगा गामा सी, जी सी हो जाएगा, गामा सी हो जाएगा, और H0 हो जाएगा, ठीक है। इसका रिवर्स चलेगा। देखिए, इन दोनों संबंध को मैं एक बार लिख लेता हूँ, आगे अपने बहुत ही काम आने वाले हैं, जस्ट आपके जो भी न्यूमेरिकल्स आएंगे। चलिए, तो चलते हैं अपन न्यूमेरिकल्स पे। हाँ जी, ये क्वेश्चन अपना, देखिए संबंध अपना क्या है, संबंध अपना है म्यू एच अपॉन म्यू सी इज इक्वल टू गामा एच अपॉन गामा सी इज इक्वल टू जी एच अपॉन जी सी। एक तो संबंध अपना ये है, क्लियर है। दूसरा संबंध अपना क्या है, H0H अपॉन H0C। यहाँ पे कोई दूसरा भी हाइड्रोजन की, हाइड्रोजन कार्बन दो न्यूक्लियाई दे रखे हैं, कोई दूसरा न्यूक्लियर भी हो सकता है, जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन दे रखा है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा अपने लिए, ठीक है। इज इक्वल टू गामा
सी अपॉन गामा एच इज इक्वल टू जी सी अपॉन जी एच। अब देखिए ये अपने पास आ गई सारी चीजें। चलिए अब क्वेश्चन में अपन देखते हैं क्या क्या चीजें अपने को गिवन है। अपने को क्या गिवन है, जी फैक्टर गिवन है, दो जी फैक्टर है, एक तो हाइड्रोजन का और एक नाइट्रोजन का। हाइड्रोजन का जी कितना है, देखिए हाइड्रोजन का जी जी एच बोल दूं, ये कितना 5.6, और नाइट्रोजन का जी एच कितना है अपना 0.4, 0.40। ठीक है, क्लियर है बात। अब अपने को दे रखा है कि प्रोटॉन की रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, मतलब हाइड्रोजन की फ्रीक्वेंसी अपने को दे रखी है। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी वाला जो संबंध है वो कौन सा है अपना संबंध, फ्रीक्वेंसी वाला संबंध कौन सा है अपना। देखिए फ्रीक्वेंसी अपने को प्रोटॉन की दे रखी है, चलिए एक बार लिख लीजिए आप। क्या दे रखा है अपने को, म्यू एच अपने को दे रखा है 770 मेगा हेर्ट्ज अपने को दे रखा है। ठीक है, क्लियर है बात। तो देखिए अपन ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, एच अपॉन म्यू एन इज इक्वल टू जी एच अपॉन जी एन, कार्बन की जगह नाइट्रोजन आ गया। तो यहाँ पे अपने को दे रखा है 700 अपॉन म्यू एन इज इक्वल टू एच कितना दे रखा है अपने को 5.6 अपॉन 0.4। मैंने आपको क्या बोला है कि जो डाटा गिवन है वो वाला आप सिलेक्ट कर लो, चक्कर में मत पड़ो आप। देखिए ये डाटा गिवन है, ये गिवन है, ये दोनों में आ रहा है, इसमें भी आ रहा है ये, और इसमें भी आ रहा है, मतलब जी की वैल्यू दोनों में आ रही है। अब अपने को दे रखा है म्यू की वैल्यू, तो म्यू की वैल्यू यहाँ पे कहीं पे भी नहीं है। ठीक है, म्यू की वैल्यू यहाँ पे कहीं पे भी नहीं है, इसमें है। तो अपन ये फॉर्मूला यूज कर लेंगे, और इसमें भी कौन सा अपन फॉर्मूला यूज करेंगे, इसके इक्वल करेंगे, किसको, इसके इक्वल कर देंगे। ठीक है, यही अपन ने यूज किया है। कार्बन की जगह नाइट्रोजन भी हो सकता है, फॉस्फोरस भी हो सकता है, जो भी कुछ भी हो। तो यहाँ से अपन न्यू एन निकाल लेंगे। न्यू एन यहाँ पे बीटा वाला नहीं है। ठीक है, न्यू एन है यहाँ पे फ्रीक्वेंसी ऑफ, थोड़ा सा लिखूं, न्यू। ठीक है, न्यू है ये फ्रीक्वेंसी ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन न्यूक्लियाई की। ओके है, तो ये आंसर अपन निकाल लेंगे। न्यू एन इज इक्वल टू अपना आ जाएगा, इसको मैं सॉल्व करूंगा तो देखिए 4 1 आ गया अपना, पॉइंट से पॉइंट कट गया, और 40। ठीक है, 14 को आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी भाग देंगे अपन 700 में 14 का। तो जितनी भी डाटा आज अपने को आती है आप कैलकुलेशन कर लेना अपने हिसाब से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। हाँ ये पूछा गया अपने को, ये भी अपने को 2015 में क्वेश्चन पूछा गया है, दिसंबर 2015 में। देखिए यहाँ पे, हाँ जी, क्या क्या डाटा गिवन है उनको अपन एक बार लिख लेते हैं। गायरोमैग्नेटिक रेशियो हाइड्रोजन का गामा एच अपने को गिवन है 27 इंटू 10⁻⁷। दूसरा अपने को कार्बन का भी दे रखा है, गामा सी अपने को दे रखा है 6.75 इंटू 10⁻⁷। एक वैल्यू अपने को क्या दे रखी है, फ्रीक्वेंसी, और प्रोटॉन की फ्रीक्वेंसी अपने को दे रखी है। ठीक है, प्रोटॉन की फ्रीक्वेंसी अपने को दे रखी है, मतलब म्यू हाइड्रोजन ये अपने को दे रखा है, ये कितना दे रखा है 40, ये अपने को दे रखा है। अब देखिए अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है, दोनों सेम है, मतलब कांस्टेंट भी हो सकता है, ये केवल आपको दे भी दे कांस्टेंट, न भी दे। देखो पहले वाले न्यूमेरिकल्स में कांस्टेंट जैसी कोई विषय नहीं थी अपने पास, और यहाँ पे इसमें कांस्टेंट अपने को दे रखा है। ठीक है, तो क्या क्या चीजें दे रखी है अपने को जी दे रखा है, अपने को क्या दे रखा है, जी दे रखा है। ठीक है, जी की वैल्यू दे रखी है, और अपने को न्यू की वैल्यू दे रखी है। जी और न्यू की वैल्यू के लिए कौन सा फॉर्मूला सेलेक्ट करेंगे, फिर से अपन ये वाला फॉर्मूला ही सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, हाँ जी, क्या करेंगे अपन, म्यू एच अपॉन म्यू सी, ठीक है, इज इक्वल टू गामा सी अपॉन गामा एच। जो भी वैल्यू आपको दे रखी है वो रख दो, आंसर आ जाएगा। म्यू एच की वैल्यू है 42.4, 42.4 अपॉन, ये अपन निकाल लेंगे, इज इक्वल टू गामा सी अपने को दे रखा है, गामा एच अपॉन सी होगा, गामा
H अपॉन सी होगा। ठीक है, तो गामा H अपने को दे रखा है ये लीजिए, और गामा सी अपने को दे रखा है 6.75 इंटू 10⁻7। ये वैल्यू अपन आसानी से कैलकुलेट कर देंगे। क्लियर है तो बात यहाँ तक। तो किस तरह से न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, अच्छे से इनकी प्रैक्टिस करना, कहीं पे भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अब अपन बात करेंगे एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में अपन ने कंडीशंस की बात की, कौन से जो न्यूक्लियाई होते हैं वो एनएमआर सिग्नल देते हैं जिनके लिए आई की वैल्यू जीरो ना हो। ठीक है, और जिसके लिए आई की वैल्यू जीरो नहीं है उनको अपन बोलते हैं एनएमआर एक्टिव न्यूक्लियाई बोलते हैं। ठीक है, और एनएमआर एक्टिव न्यूक्लियाई जो अपने होते हैं टू टाइप्स के होते हैं। एक अपन बोल सकते हैं इसको क्वाड्रपोल न्यूक्लियाई एंड दूसरा नॉन क्वाड्रपोल न्यूक्लियाई भी अपन इसको बोलते हैं। एनएमआर न्यूक्लियाई एक्टिव न्यूक्लियाई भी बोल सकते हैं और मैग्नेटिक न्यूक्लियाई भी अपन इसको बोलते हैं। अब बात करते हैं कि एनएमआर जो न्यूक्लियाई है वो कौन से न्यूक्लियाई एक्टिव होंगे, कौन से इनएक्टिव, ये बात अपन ने की। अब बात करेंगे अपन नंबर ऑफ सिग्नल्स की पहचान कैसे करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट अपना हेडिंग यही रहेगा, नंबर ऑफ सिग्नल। देखिए, तो नंबर ऑफ सिग्नल में अगर मैं आपको समझाऊं कि कितने टाइप के प्रोटॉन कंपाउंड में प्रेजेंट होंगे, ठीक है, कितने डिफरेंट डिफरेंट टाइप के प्रोटॉन कंपाउंड में प्रेजेंट होंगे, डिफरेंट टाइप के प्रोटॉन अपना एक अलग सिग्नल देंगे, और अगर सेम टाइप के प्रोटॉन है तो उनकी इन्फॉर्मेशन भी सेम होगी, सिग्नल भी क्या होगा, सेम होगा। तो नंबर ऑफ सिग्नल को अपन किस तरह से डिफाइन करते हैं, लिख लीजिएगा। नंबर ऑफ सिग्नल गिव्स इंफॉर्मेशन about how many type how many uh, different type how many different kind लिख दूं मैं, how many different kind of proton are present, कितने कितने डिफरेंट टाइप के प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं, इसकी सूचना ही क्या कहलाती है, अपनी नंबर ऑफ सिग्नल कहलाती है। इन द सैंपल मतलब कितने टाइप के इसमें प्रोटॉन, डिफरेंट प्रोटॉन होंगे, ये सूचना ही क्या होती है, नंबर ऑफ सिग्नल होता है। मेरे कहने का मतलब होता है कि सेम टाइप के अगर प्रोटॉन किसी भी सैंपल में प्रेजेंट है तो उसमें एक ही सिग्नल होगा, और डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जितने प्रोटॉन प्रेजेंट होंगे उतने ही सिग्नल उसमें प्रेजेंट होंगे। ठीक है, दूसरी बात यहाँ पे आप नोट कर सकते हैं, केमिकली इक्विवेलेंट केमिकली केमिकली इक्विवेलेंट chemically equivalent proton gives one NMR signal। केमिकली इक्विवेलेंट प्रोटॉन होते हैं वो एक ही NMR सिग्नल देते हैं। केमिकली इक्विवेलेंट मतलब सेम टाइप के प्रोटॉन हो गए, डिफरेंट टाइप के प्रोटॉन नहीं होंगे। और दूसरी बात है कि केमिकली नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन डिफरेंट NMR सिग्नल। ठीक है, दूसरा भी आप पॉइंट आउट कर सकते हैं, केमिकली नॉन इक्विवेलेंट proton gives different NMR सिग्नल। जो नॉन इक्विवेलेंट होते हैं, मैं बोल सकता हूँ डिफरेंट काइंड के हो सकते हैं, तो वो अलग अलग NMR सिग्नल देंगे, और अगर केमिकली इक्विवेलेंट है तो वो एक ही टाइप का सिग्नल अपने को देंगे। अब देखिए, जो केमिकली एनवायरनमेंट है, अपन बात करते हैं प्रोटॉन का केमिकली एनवायरनमेंट, ये किसी भी मॉलिक्यूल्स में अपन किस तरह से डिसाइड करेंगे कि ये प्रोटॉन केमिकली इक्विवेलेंट है और ये वाले प्रोटॉन केमिकली नॉन इक्विवेलेंट है। तो देखिए, इसका सिंपल सा फंडा तो वैसे आपको कंपाउंड को देख के पता चल जाता है। कुछ कंपाउंड में अपन बात करते हैं इमेजिनेशंस की, तो वहां पे अपन अप्लाई करते हैं उस कंपाउंड के ऊपर अपन C2 अप्लाई करते हैं, C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री, या फिर उस पे प्लेन ऑफ सिमेट्री अपन अप्लाई करते हैं, या फिर सेंटर ऑफ सिमेट्री अपन अप्लाई करते हैं। और अगर ये सिमेट्री अप्लाई हो जाती है, दैट मीन्स अपन
केमिकल एनवायरनमेंट का वहाँ पे अपन पता कर सकते हैं। ठीक है, तो लिख लीजिए एक लाइन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और कब अपने को यूज करनी है वो भी मैं आपको बताऊंगा। वरना तो देखिए अपने को मॉलिक्यूल्स को देख के पता चल जाएगा कि कौन सा यहाँ पे केमिकली इक्विवेलेंट है, नॉन इक्विवेलेंट है, ये सारी चीजें फिर भी अपने को पता नहीं चलता है, तो अपन ये मेथड यूज कर सकते हैं। तो लिख लीजिएगा केमिकली, केमिकल एनवायरमेंट, केमिकल एनवायरमेंट ऑफ प्रोटॉन, ऑफ प्रोटॉन्स in a molecules, in a molecules can be determined, can be determined by using C2 axis of symmetry, C2 axis of symmetry। और कैसे अप्लाई करते हैं एग्जांपल में आपको मैं सब चीजें बताऊंगा। C2 अप्लाई करते हैं, या फिर प्लेन ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री, या फिर एंड सेंटर ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री। इन चीजों को अप्लाई करने के बाद में अपन ये बता सकते हैं कि प्रोटॉन का एनवायरनमेंट कैसा है, केमिकली इक्विवेलेंट है या फिर नॉन इक्विवेलेंट है। क्लियर है बात यहाँ पे। एक बात मैं आपसे और डिस्कस करना चाहूंगा कि जो एनेंशियोमेरिक प्रोटॉन होते हैं वो ओनली एक एनएमआर सिग्नल देते हैं, बिकॉज वहां पे जो केमिकली जिनका जो प्रोटॉन का एनवायरनमेंट होता है वो केमिकली इक्विवेलेंट होता है। और डाइस्टीरियोमेरिक या फिर डाइस्टीरियोट्रोपिक जो प्रोटॉन होते हैं वो केमिकली नॉन इक्विवेलेंट होते हैं एंड गिव्स डिफरेंट एनएमआर सिग्नल। नोट कर सकते हो अपनी लैंग्वेज में, एनेंशियोमेरिक प्रोटॉन गिव्स वन एनएमआर सिग्नल। जितने भी एनेंशियोमेरिक प्रोटॉन होते हैं, ठीक है, एक ही एनएमआर सिग्नल देते हैं, क्योंकि वहां पे जो प्रोटॉन होते हैं वो केमिकली इक्विवेलेंट होते हैं। और डाइस्टीरियोट्रोपिक प्रोटॉन होते हैं, केमिकली नॉन इक्विवेलेंट होते हैं, तो डिफरेंट टाइप के जो एनएमआर सिग्नल है वो अपने को मिलते हैं। अब चलिए मैं एग्जाम्पल से शुरुआत करता हूँ। देखिए फर्स्ट एग्जाम्पल अपने पास CH4 है, कार्बन, कार्बन के पास 4 हाइड्रोजन है, टेट्राहाइड्रल फॉर्म में। ठीक है, इन चारों हाइड्रोजन का जो एनवायरनमेंट है, इन चारों हाइड्रोजन का एनवायरनमेंट क्या, देखिए इस हाइड्रोजन के एनवायरनमेंट की बात करें और इस हाइड्रोजन, सारे हाइड्रोजन का जो एनवायरनमेंट है बिल्कुल एक जैसा ही है, एक ही कार्बन एटम पे जुड़े हुए हैं, सारे हाइड्रोजन एक जैसे ही अपने टेट्राहेड्रल शेप में हो चाहे किसी में भी हो। तो यहाँ पे जो सिग्नल होगा वो कितना होगा, 1 सिग्नल आएगा। मतलब सिग्नल किसकी वजह से आएगा, प्रोटॉन की वजह से सिग्नल की बात कर रहे हैं अपन। ठीक है, HNMR स्टडी कर रहे हैं अभी अपन, तो प्रोटॉन की वजह से जो NMR आएगा अपना वो 1 NMR आएगा। दूसरा देखिए यहाँ पे एक प्रोटॉन ये रहा, दूसरा प्रोटॉन ये रहा, 3 प्रोटॉन यहाँ पे, 3 प्रोटॉन यहाँ पे। ये जो प्रोटॉन है तीनों के तीनों, इन प्रोटॉन का एनवायरनमेंट सेम है अपने आप में। और क्या ऐसा का ऐसा एनवायरनमेंट भी इसी का है क्या, तो दोनों प्रोटॉन, 6 प्रोटॉन है, 6 प्रोटॉन, सब के सब प्रोटॉन का एनवायरनमेंट सेम है, तो मैं बोल सकता हूं यहाँ पे भी NMR सिग्नल 1 ही होगा। तीसरी अपन बात करते हैं, देखिए इस हाइड्रोजन की बात करते हैं। इस हाइड्रोजन का एनवायरनमेंट क्या सेम ऐसा ही इसका है, और इस हाइड्रोजन का एनवायरनमेंट क्या सेम ऐसा ही इसका है, इस हाइड्रोजन का एनवायरनमेंट क्या सेम ही ऐसा है। मतलब चारों हाइड्रोजन का एनवायरनमेंट सेम है। अब मैं देखिए अप्लाई करता हूँ यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री, यहाँ पे मैं प्लेन ऑफ सिमेट्री अप्लाई करता हूँ। ओके, प्लेन ऑफ सिमेट्री लग जाएगी बिल्कुल। अप्लाई करना एक अलग मैटर होता है और प्लेन ऑफ सिमेट्री परजेंट होना एक अलग मैटर होता है। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री यहाँ पे अगर परजेंट है, यहाँ पे अगर सिग्मा परजेंट है, तो देखिए ये इसका प्लेन है। मतलब ये जो हाइड्रोजन है, ये वाला हाइड्रोजन, ये वाला दूसरा हाइड्रोजन है जो राइट साइड में है, ये दोनों हाइड्रोजन क्या होंगे, केमिकली इक्विवेलेंट होंगे। और इसी तरह से बात करूंगा, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन भी केमिकली इक्विवेलेंट होंगे। मतलब ये दोनों हाइड्रोजन, लेफ्ट साइड वाले हाइड्रोजन राइट साइड वाले हाइड्रोजन के केमिकल इक्विवेलेंट होंगे। अब मैं बात करता हूँ दूसरी प्लेन ऑफ सिमेट्री। दूसरी प्लेन ऑफ सिमेट्री मैंने मान लीजिए ये लगा दी, ये बीच में से लगा दी।
ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ये वाला और ये दोनों भी आपस में क्या हो जाएंगे, केमिकली इक्विवेलेंट हो जाएंगे। मतलब प्लेन ऑफ सिमेट्री, C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री या फिर सेंटर ऑफ सिमेट्री जब अप्लाई होते हैं, और अप्लाई होने के बाद में जो भी अपने जो हाइड्रोजन है या फिर जो मॉलिक्यूल्स हैं या प्रोटॉन है, वहां से वो चीज अगर अप्लाई हो रही है, ठीक है, तो वो आपस में क्या होंगे, वो आपस में क्या हो जाएंगे, अपने केमिकली इक्विवेलेंट हो जाएंगे। ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी इन चीजों की, ठीक है, देखते अपने को पता चल जाएगा। ये यहाँ पे सिग्नल कितना आ जाएगा, 1 सिग्नल आ जाएगा थर्ड में। मैं चौथे की बात करता हूँ। देखिए एक सिग्नल अपने आप में इसका रहेगा, ओके, ये मान लीजिए इसको बोल दूं। दूसरा सिग्नल अपना ये रहेगा पी, और तीसरा सिग्नल यहाँ पे सी और डी। ये दो जो हाइड्रोजन है CH2 वाले, ये दोनों हाइड्रोजन अलग अलग एनवायरमेंट के होंगे। देखना समझना इसको भी। और ये लीजिए अपना, एक पे H है और एक CH3 है। इस मॉलिक्यूल्स में अपन बात करते हैं कि अगर ये वाली प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है क्या, तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये दोनों तो मिरर इमेज होंगे, लेकिन ये मिरर इमेज नहीं है। क्लियर है मुद्दा? तो ये वाली प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है। दूसरी, अगर मैं इस प्लेन ऑफ सिमेट्री की बात करता हूँ, तो ये दोनों तो मिरर इमेज होंगे और ये वाले मिरर इमेज नहीं है। ठीक है, तो ये प्रोटॉन भी अलग है अपने आप में, ये प्रोटॉन भी अलग है, ये प्रोटॉन भी अलग है, और ये प्रोटॉन तो अलग होना ही है, कार्बन से जुड़ा हुआ है, sp3 वाले कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे 4 सिग्नल प्रेजेंट होंगे। क्लियर है मुद्दा? 5th नंबर केस की बात करें, चलिए कार्बन, इसको भी अगर मैं ऐसे समझाऊं, हाइड्रोजन Cl, एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन, कहीं पे भी मॉलिक्यूल्स में प्लेन ऑफ सिमेट्री ये वाली प्रेजेंट है तो बोलेंगे नहीं, ये वाली प्रेजेंट है प्लेन ऑफ सिमेट्री तो भी बोलेंगे नहीं। प्लेन ऑफ सिमेट्री आप अप्लाई कर सकते हैं जनरली, ठीक है। तो कोई भी प्लेन ऑफ सिमेट्री इसमें प्रेजेंट नहीं है। सारे के सारे हाइड्रोजन क्या होंगे, डिफरेंट टाइप के हाइड्रोजन होंगे। और नंबर ऑफ सिग्नल्स की अगर मैं बात करता हूँ, तो यहाँ पे नंबर ऑफ सिग्नल कितने आ जाएंगे, एक ये सिग्नल, ठीक है, दूसरा पेन अगर मैं यूज करूँ, एक तो ये सिग्नल आ गया अपना CH वाला, और यहाँ पे दोनों हाइड्रोजन अलग अलग है, मतलब B एंड C, डिफरेंट टाइप के सिग्नल्स। 6 नंबर क्वेश्चन की बात करें, एक प्रोटॉन, ये प्रोटॉन, तीन तीन प्रोटॉन है, और तीनों का क्या एनवायरमेंट सेम है, तो 6 प्रोटॉन तो है लेकिन सिग्नल एक ही है, ये भी A है, ये भी A है, सेम एनवायरमेंट है, ओनली 1 सिग्नल गिव्स। ठीक है। 7 नंबर की बात करें, ये तीनों हाइड्रोजन एक सिग्नल देंगे, ये दोनों हाइड्रोजन एक सिग्नल देंगे, बी बोल दूं, और ये तीनों हाइड्रोजन भी एक अलग सिग्नल देंगे। एनवायरमेंट देखो आप समझो, ये हाइड्रोजन, तीनों हाइड्रोजन कार्बोनिल से जुड़े हुए हैं, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन ही हैं जो कार्बोनिल से जुड़े हैं, दोनों अलग अलग हो गए, और यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है जो CH2 से जुड़े हुए हैं, तीनों डिफरेंट है, 1 सिग्नल, 3 सिग्नल। 8 नंबर की बात करें, तो देखिए ये बीच वाले 2 प्रोटॉन है, इन दोनों का एनवायरमेंट सेम होगा, इन दोनों का एनवायरमेंट सेम होगा, ए हो गया। अब ये 3 प्रोटॉन और 3 प्रोटॉन, ये दोनों, मतलब ये जो 6 प्रोटॉन है इनका एनवायरमेंट सेम होगा, तो ये भी बी है सिग्नल, ये भी बी सिग्नल, टोटल नंबर ऑफ सिग्नल 2 हो जाएंगे। बेंजीन में जितने भी हाइड्रोजन है, जितने भी प्रोटॉन है, सारे का सारे प्रोटॉन का केमिकल इक्विवेलेंट होंगे, मतलब 1 सिग्नल होगा। अब बात आती है कि बेंजीन सब्स्टिट्यूएंट्स की, तो देखिए बेंजीन सब्स्टिट्यूएंट्स में आप एक ही चीज हमेशा ध्यान रखना है, और वो बात क्या है, देखिए बेंजीन का सब्स्टिट्यूएंट्स अगर +R या फिर -R वाला हो, नाइट्रोजन नाइट्रो ग्रुप है, -R है, अब मैं ये बात कर रहा हूँ चाहे तो +R हो या फिर -R हो, अगर ये ऐसा होता है तो क्या होगा, ऑर्थो का अलग सिग्नल होगा, मेटा का अलग सिग्नल होगा, पेरा का अलग सिग्नल होगा। इसी तरह से ऑर्थो ये रहा, मेटा ये रहा, पेरा ये रहा, तो 3 सिग्नल अपने को मिलेंगे। कब? जब बेंजीन पर रेजोनेंस फैक्टर वाला ग्रुप जुड़ा हुआ, चाहे वो +R हो या फिर -R हो, तो ऑर्थो, मेटा एंड पेरा तीनों पोजीशन पे जो प्रोटॉन होंगे वो डिफरेंट एनवायरमेंट के होंगे, 3 सिग्नल अपने को मिलेंगे। चलिए चलिए मैं 30 नंबर का पहले समझा देता हूँ। बेंजीन है लेकिन यहाँ पे न तो +R है न -R है, CH3 का +H इफेक्ट होता है, +I इफेक्ट होता है। तो अगर रेजोनेंस नहीं है, चाहे कोई सा भी रेजोनेंस हो, +R -R कोई सा भी नहीं है, तो क्या होगा, ऑर्थो
ये भी ए सिग्नल देगा, ये भी ए, ये भी ए। ऑर्थो, मेटा, पैरा, तीनों पे जो प्रोटॉन जुड़े हुए हैं ये एक ही एनवायरनमेंट के होंगे, और यहाँ पे एक सिग्नल इसका भी आएगा, तो टोटल सिग्नल हो जाएंगे अपने 2 सिग्नल हो जाएंगे। क्लियर है बात? ठीक है, 11 नंबर की बात करें, एक सिग्नल हो जाएगा CH3 का, CH2 दो प्रोटॉन अलग सिग्नल है, एक ही अलग प्रोटॉन है, 3 सिग्नल अपने को मिलेंगे। 12वें नंबर की बात करें, देखिए ये 3 हाइड्रोजन, ये 3 हाइड्रोजन, ये 3 हाइड्रोजन, 9 हाइड्रोजन ऐसे हैं जिनका एनवायरनमेंट सेम है। देख भी रहे होंगे आप, प्रोटॉन है कार्बन से जुड़े हैं, फिर आगे भी कार्बन से जुड़े हैं, मतलब सेम एनवायरनमेंट है, लेकिन इस हाइड्रोजन का एनवायरनमेंट डिफरेंट है। तो ये ए हो गया, ये भी ए, ये भी ए, एंड ये बी। तो टोटल नंबर ऑफ सिग्नल कितने हो जाएंगे? 2 सिग्नल हो जाएंगे। 14 नंबर पे आते हैं अपन, ठीक है। 14 नंबर में मैंने आपको बात बोली है, देखिए इसका क्या होता है, प्लस आर इफेक्ट होता है। प्लस आर इफेक्ट होता है तो ये एक अलग सिग्नल, ये अलग, और ये अलग, 3 सिग्नल तो अपने ये हो गए, और एक इस हाइड्रोजन का सिग्नल हो गया। तो टोटल कितने सिग्नल हो गए? 4 सिग्नल हो गए। क्लियर है? चले आगे। हाँ जी, 15 नंबर की बात करें तो CH2 ग्रुप जुड़ा हुआ है बेंजीन के ऊपर, ठीक है। क्या जुड़ा हुआ है? बेंजीन है, इस पे CH2 जुड़ा हुआ है, O CH3। तो देखिए CH2 का न तो प्लस आर लगता है, ना माइनस आर लगता है। तो ये जो ऑर्थो, मेटा एंड पैरा है, ये तो एक ही सिग्नल हो, ओके। ये तो एक ही सिग्नल हो गया तीनों का, और एक इसका अलग सिग्नल हो जाएगा CH2 का, और एक इसका अलग सिग्नल हो जाएगा, तो ये B एंड ये C। तो टोटल सिग्नल हो जाएंगे 3 सिग्नल हो जाएंगे। ये अपन ने 15 एग्जाम्पल यहाँ पे लिए हैं, नंबर ऑफ सिग्नल अपन ने निकालना देखा है, ठीक है। नेक्स्ट अपन एग्जाम्पल्स कल और डिस्कस करेंगे इसमें अच्छे से। फिर अपन इसमें बात करेंगे कि जो डायनेमिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, मतलब ऐसे मॉलिक्यूल्स जिसमें टेम्परेचर इफेक्ट पे, ठीक है, प्रेशर इफेक्ट पे जो नंबर ऑफ सिग्नल है वो चेंज होते रहते हैं, उनका भी अपन स्टडी करेंगे। देन अपन बात करेंगे सिग्नल, नंबर ऑफ सिग्नल अपन ने निकाल लिया, फिर अपन बात करेंगे कि सिग्नल की पोजीशन क्या है, किस पोजीशन पे अपने को NMR सिग्नल अपने को दिखाई देगा। फिर अपन बात करेंगे इस सिग्नल की स्प्लिटिंग क्या होती है। तो 1 बाय 1 करके अपन ये सारी चीजें सीखेंगे। सिंपली अपने को निकलते जाना है, ठीक है। ज्यादा डेप्थ में, ज्यादा परेशान होने की अपने को जरूरत नहीं है, जहां पे अपन स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात करते हैं, ठीक है। हाँ, लेवल तक, एक लेवल तक मैं आपको कोशिश करूंगा कि वहां तक आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओ, ठीक है। तो आज स्टूडेंट केवल इतना ही रखेंगे। बने रहिए, इन चीजों को समझिए, सीखिए। थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे।